नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अपने चुनावी घोषणा पत्र में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेने का बड़ा वादा किया है। बड़ी बात यह है कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे बड़े संगठनों पर भी बैन का वादा किया है। कांग्रेस के इस चुनावी घोषणा पत्र को 2024 के आम चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के सियासी बाजार में मोहब्बत की बात कर चुके हैं, जबकि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में सिविल यूनिफॉर्म कोड का वादा कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का अगला आम चुनाव प्रमुख तौर पर धर्म और नफरत की राजनीति पर लड़ा जाएगा। फर्दर मैं फिर उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बाकी सब क्लैरिफिकेशन हमारे स्पोक्स पर्सन और सुरजेवाला जी देंगे। आप जीत पाएंगे इस बार सर? बहुमत आएगा हमें। नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के होम मिनिस्टर का नाम कभी नहीं लेते। इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ नरेंद्र मोदी, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द। Whatever organizations are there who are spreading the nafrat, who are spreading hatredness, who are spreading enmity in the society, amongst the religions, amongst the caste, who are spreading, who are against the brotherhood in the society, all those organizations will be banned. We were the people who banned PFI, for your information. We are not going to spare any organization, whosoever it is, who is spreading the hatredness in the society. We will not spare even a single organization. You are also saying you will abolish the NEP and you will bring KEP? Because NEP is creating an economic divide in education. NEP is not taking all children, all kids at par. There is an economic divide in the education. We are against the economic divide. We want education should be there to strengthen the students and kids of the Karnataka and to take them to the next level. We want to make Karnataka तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों की भी झलक दिखाई दे रही है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में प्रमुख 2 बातें बोली हैं कांग्रेस ने, पहली ये कि अगर कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी तो बजरंग दल जैसे बड़े संगठनों पर बैन लगाया जाएगा, और दूसरा कहीं ना कहीं जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसे 2024 के आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 2000 आम चुनाव की झलक है कांग्रेस के घोषणा पत्र की। और इसी बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अपने चुनावी घोषणा पत्र में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेने का वादा किया है। बड़ी बात यह है कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे बड़े संगठनों पर बैन का भी बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस के इस चुनावी घोषणा पत्र को 2024 के आम चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के सियासी बाजार में मोहब्बत फैलाने की बात कर चुके हैं, जबकि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में
सिविल यूनिफॉर्म कोड का वादा कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का अगला आम चुनाव प्रमुख तौर पर धर्म और नफरत की राजनीति पर लड़ा जाएगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया गया है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक्शन लिया जाएगा। बड़ी बात लगातार ये है कि इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे बड़े संगठनों पर भी बैन का बड़ा वादा कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के इस चुनावी घोषणा पत्र को 2024 के आम चुनावों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के सियासी बाजार में मोहब्बत फैलाने की बात कर चुके हैं, जबकि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में सिविल यूनिफॉर्म कोड का वादा कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या देश का अगला आम चुनाव प्रमुख तौर पर धर्म और नफरत की राजनीति पर लड़ा जाएगा। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल आनंद बीजेपी नेता, भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे पास जुड़ गए हैं हमारे साथ, उन्हीं के पास सीधा चलेंगे। राहुल आनंद बीजेपी नेता, साथ ही साथ भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता और आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भरत सिंह जी आपसे। आज बड़ा वादा कर दिया है कांग्रेस ने, क्या 2024 के चुनाव की झलक नहीं है ये? देखिए 2024 चुनाव की झलक तो है, साफ तौर पर जाहिर है कि 2024 बहुत मुश्किल है और कर्नाटक के चुनाव से साफ हो जाएगा कि 2024 में देश की जनता चाहती है। फिर मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, यहाँ पे अभी जो है बाजार समितियों का चुनाव हुआ, इसमें हमारी महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन है एक बड़ी जीत दर्ज की और इसे दर्शाता है कि कहीं न कहीं देश की जनता, आम जनता जो किसान वर्ग होता है, वो आज ये चाहता है कि देश पे अब जो है ये भाजपा की सरकार जल्द से जल्द अपनी विदाई ले और कांग्रेस और उनसे साथ में जो विचारधारा से कांग्रेस के सहमत है, ऐसे सभी लोग मिलकर अपनी सरकार बनाए और वो सरकार जो है देश चलाए। ठीक है भरत सिंह जी, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि आपने अपने घोषणा पत्र में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेने का वादा किया, ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन बजरंग दल जैसे संगठनों पर भी आपने बैन की मांग की या बैन की बात की। सवाल ये है कि बजरंग दल जैसे संगठनों से आपको आपत्ति क्या है? पीएफआई पर आप बैन लगाने की बात कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन बजरंग दल जैसे संगठनों से क्या आपत्ति है आप कांग्रेस को? देखिए, हमें बजरंग दल से कोई नफरत नहीं है, हमें किसी भी ऐसे संस्था से नफरत नहीं है जो जनता का काम करे, आपस में द्वेष न फैलाए, भाईचारे की बात।
मगर कोई भी दल हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे ऐसे किसी भी दल की बात करें, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि आज नफरत के दम पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो ऐसे दलों के ऊपर प्रतिबंध लगना जरूरी है। अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं, अगर इस तरह से हरकतें आती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देश में पहले भी ऐसे कितनी बार ऐसे संस्थाओं पे प्रतिबंध लग चुका है। ये कोई हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि बजरंग दल हो या कोई भी दल हो जो देश में नफरत फैलाने की बात कर रहा है, आपसी माहौल बोलते हैं ना कि एक समुदाय में दूसरे समुदाय को लड़ाने की बात कर रहा है, तो ऐसे दल को प्रतिबंधित नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं कि देश कहीं न समाज एक तरफ कहीं दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दे दीजिए इस। मिल रही है राहुल जी आपको मेरी? राहुल जी, जो कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगा दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है कर्नाटक में, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। उपाध्याय साहब, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन जिस तरह से ये धर्म के नाम पर जो नफरत की राजनीति की बात आई है और साथ ही साथ बजरंग दल जैसे संगठन पर बैन का बड़ा वादा कर दिया है, कितना फायदा हो पाएगा कांग्रेस को इससे? वापस मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज यही चर्चा कर रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया है। राहुल आनंद, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से बैन लगाने का बड़ा वादा कर दिया है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। धारा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, धारा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। देखिए आशीष जी, ये बड़ा ही सामान्य सी बात है कि आज जो हमारे देश के अंदर जो विचारधारा बन गई है, खास करके विपक्ष की, वो हिंदू विरोधी विचारधारा बढ़ गई है। आप देखेंगे अगर खास करके कर्नाटका के प्रश्न को उठाकर, तो हर वक्त कोई ना कोई ऐसा बयान देता जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के पक्ष की बात कर ले या फिर हम अपने देश और अपने राज्य की बात कर ले, तो जो हिंदुओं की आस्था को जो चोट पहुंचाने की काम करते आ रहे हैं, वो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये एक नया अध्याय जुड़ गया। जो मैनिफेस्टो में इस प्रकार की जो घोषणा कर दी गई, तो इसका साफ तथ्य पे ये है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। और खास करके मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब कर्नाटका से जो हिजाब विवाद जो शुरू हुआ था, उस विवाद को एक बच्चों की बातों को बताकर उस विवाद को खत्म किया जा सकता था, तो उस समय प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार की बात को रखा उनको, और जिस प्रकार से उन्होंने विदेशी संस्कृति को अपनाते हुए जिस बातों को रखा बड़ा मजबूती के साथ, कि लड़की चाहे जो पहने, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ये हमारी संस्कृति और सभ्यता में नहीं आता है, कि लड़की चाहे जो भी पहने, ये उनकी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है। इसमें आपको कुछ भी किंतु परंतु नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो खुद विदेशी नियमों का अनुसरण कर लेता हो, विदेशी संस्कृतियों के अनुरूप चलता हो और समाज में आके सिर्फ दिखावा की राजनीति करता हो, तो इनसे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि इन्हीं के भाई जरूरत पड़ने पे अपने हिसाब से हिंदू बन जाते हैं, जनेऊधारी बन जाते हैं, पूजा किस प्रकार से करना है ये सारी विधियों की बात करने लगते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है, और प्रदेश की जनता इन चीजों को बहुत बखूबी जानती है। नहीं है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ एक बार उपाध्याय साहब से भी। उपाध्याय साहब,
कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने आज अपने मैनिफेस्टो में ये दो बड़ी बातें करके बड़ा कार्ड खेल दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया। कोई तरह के विवादित मुद्दों से मैं कई बार कई चैनल पर कह चुका हूं कि बिना हिंदुत्व के अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और बजरंग दल को बैन करके आप क्या साबित करना चाहते हैं वो समझ से परे है। और यही बीजेपी चाहती थी कि बेसिक इस पर आकर बैटिंग हो, फील्डिंग हो, जी। और उनके लिए मुफीद था। वो हिंदुत्व की बात कर ही रही थी। अगर ये पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है वो बीजेपी है, और वो चाहती है आप एंटी हिंदू बयान दें या इस तरह का कोई मैनिफेस्टो में लाएं। क्या जरूरत थी बजरंग दल को बैन करके? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट से काम नहीं कर सकते। हिंदू बहुसंख्यक है, और आज तो आपको कांग्रेस की जो स्थिति है, मैं समझता हूं इसी वजह से कि पब्लिक में अंदर एक परसेप्शन था कि ये लोग तुष्टीकरण करते हैं, ये तो मुस्लिम की बात करते हैं। और मैं खुद भी एक्चुअल में कई बार बड़े बड़े नेताओं के जाता रहता हूं और वहां बात होती है। एक बार एक बड़े नेता के यहाँ था, तो वहाँ जो ऑफिस का उनका इंचार्ज था वो कह रहा था कि देखिए सर, जितने भी वर्ग विशेष के, समुदाय विशेष के लोगों की एप्लीकेशन है उन सबको पैसा भेज दिया जाएगा, मदद कर दी जाएगी, लेकिन मैं खुद बीमार हूँ, किसी दफ्तर में काम करता हूँ, मेरी मदद नहीं हुई। ये परसेप्शन जनता में नीचे तक था, और जनता इस परसेप्शन को तोड़ना चाहती थी, चीजों को बदलना चाहती थी। और जैसे ही बीजेपी ने उसको हवा कम दी, माहौल बदल गया, पूरे देश का माहौल बदल गया। तो ये मानना पड़ेगा कि आप हिंदुत्व के खिलाफ होते या हिंदुओं के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाकर आप तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आप सोचते हैं कि भी आपको सत्ता मिल जाएगी, इसकी संभावनाएं कम है। जहाँ कर्नाटक में जीतने की बात हो रही, सर्वे आ रहे थे, अच्छा खासा चुनाव चल रहा था, क्या जरूरत पड़ गई थी आपको कि भी नियम बजरंग दल को बैन करेंगे? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से एक बार। उपाध्याय साहब, भरत सिंह जी जवाब दे दीजिए, बजरंग दल ने ऐसा राष्ट्र विरोधी क्या काम किया है जिससे कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसको बैन करने की जरूरत आन पड़ी है? पीएफआई को आप बैन करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं जो नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो नफरत फैला रहे हैं उन पर एक्शन लेगी कांग्रेस अगर सरकार बनती है कर्नाटक में, ये अच्छी बात है। लेकिन बजरंग दल ने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे आपको लग रहा है कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और सरकार बनते ही सबसे पहले हमें इसको बैन करना चाहिए? देखिए, कर्नाटक का विषय है और कर्नाटक के विषय पे कहा गया है। कर्नाटक में दो चार जगहों पे जिस तरह से धार्मिक उन्माद को फैलाया गया है, उसमें कहीं न कहीं बजरंग दल का नाम, देखिए क्या होता है कि करती तो भाजपा है, नाम डाल देती है अपने जो है जितने संगठन है उसके ऊपर, कभी हिंदू वाहिनी सेना बता देगी, कभी बजरंग दल बता देगी, ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे संगठन बना के भाजपा ने रखा हुआ है। उस संगठनों पे अगर मान लीजिए कर्नाटक में ये देखा गया कि भाई दो चार जगहों पे इनके कार्यकर्ता और बजरंग दल के लोग इस तरह से उत्पात मचा रहे हैं या धार्मिक द्वेष फैला रहे हैं, तो ये कर्नाटक की जनता फैसला करेगी ना। नहीं ठीक है, लेकिन भरत सिंह जी अभी आपने खुद कहा कि अगर दो चार लोग या मुट्ठी भर लोग इस तरह से किसी भी संगठन के हों, वो अगर कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो कानून है उसके लिए, कानून अपना काम करता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एफआईआर्स होती हैं, कोर्ट है, पुलिस है, सीधा पूरे संगठन पे ही बैन कर देंगे आप लोग? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर संगठन कर रहा है तो भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ हमारी संगठन है और हम इसके जिम्मेदार हैं। भाजपा को आके कहना चाहिए कि भाई हमने ये किया है, लेकिन भाजपा उस समय तुरंत क्या करती है कि डाल देती है कि हमारे लोग नहीं थे, ये तो बजरंग दल के लोग थे, ये तो हिंदू वाहिनी सेना के लोग थे। तो इस तरह से भाजपा बचने की कोशिश करती है
और रही बात ये एक राज्य की बात है, अगर उस राज्य में इस तरह से वारदातें हो रही है, घटनाएं आ रही हैं, अगर उस भाजपा राज्य की भाजपा अच्छा, बचने की राज्य कोशिश की कर जनता रही तय है, कर भरत देगी सिंह आशीष जी, भरत सिंह जी, आपकी बात ही बड़ी कर देता हूं। अगर आप कह रहे हैं भाजपा बचने की कोशिश कर रही है, तो आप कल को ये भी कह देंगे कि भाजपा को ही बैन कर देते हैं। नहीं, देश की जनता बैन करेगी। अगर ऐसा समय आएगा तो देश की जनता जरूर उन पे भी प्रतिबंध लगा देगी। आप लोग ये कहते हैं बार बार आशीष जी, आपके द्वारा या मीडिया चैनलों के द्वारा ये उठाई जाती है बातें और बार बार कहा जाता है इंदिरा जी ने 1975 में जो है इमरजेंसी लगाया था। 1975 से लेके आज तक इमरजेंसी का रोना जो है भाजपा भी रोती है और मीडिया भी रोती है कि नहीं रोती है, आप खुद इसका विश्लेषण कर लीजिए। तो अगर इंदिरा जी ने गलत किया था तो उसका खामियाज भी उन्हें भुगतना पड़ा था, देश की जनता ने बताया। अगर भाजपा पे आप बैन की बात करते हैं, अगर यही माहौल रहा और देश में हमेशा जाति और धर्म की लड़ाई होती रहेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते रहेंगे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवाते रहेंगे, तो देश की जनता उन पर भी प्रतिबंध लगा देगी। हम क्यों प्रतिबंध लगाने जाएं? ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दे दीजिए। भरत सिंह जी कह रहे हैं कि आप ही के अंग हैं ये दोनों, लेकिन जब भी कोई इस तरह की हैपनिंग होती है स्टेट्स के अंदर तो आप लोग पीछे हो जाते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारे लोग नहीं है। देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं इस चीज का खंडन कर देना चाहूँ कि कहीं भी अगर बहुत आसान सी भाषा में अगर हम बात करें तो आज जो कांग्रेस का खास करके जो मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है तो ये पूरी तरह से मुस्लिम विचारधारा वाला है। और अगर जिन्ना भी अगर जिंदा होते ना तब भी शायद वो इस प्रकार के घोषणा पत्र से सहमत नहीं होते। आप कभी भी पीएफआई के ऊपर बात नहीं करते और आप कभी भी पीएफआई को बैन करने की बात नहीं करते, जबकि उनके लोग आपराधिक और आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए भी संलिप्त नजर आए हैं। इसके पक्ष में आप कभी खड़े नहीं होते हैं। और जो सच में जो धर्म सच में इस विचारधारा पे चलता है और जब हम अपनी पूजा पाठ भी करते हैं तो हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो। और जो करोड़ों देवी देवताओं को पूजने वाला है, क्या वो इस समाज में या इस देश में कहीं अशांति पैदा कर रहा है? क्या कहीं कोई ऐसी घटना घट रही है जहां से अशांति पैदा हो रही है? लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एक देवता का पूजा करने वाला है उसके द्वारा कितने प्रकार की अशांतियां पैदा कर दी गई हैं हमारे देश के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई कानून का राज्य को बिगड़ता नजर आता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, उसको दुरुस्त करने के लिए अगर सच में आपको इतनी नफरत है सनातन धर्म से तो फिर आप आगे आपके लिए ऑप्शन खुला है, सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं उसके ऊपर। अभी जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है और जिस प्रकार से बातें की जा रही है और सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम इनको बैन कर देंगे, तो मुझे जरा बताएं कि कहां बजरंग दल के लोग पकड़े गए हैं, कहां संघ के लोग पकड़े गए हैं और कहां ऐसी घटना घटी जहां पे कांग्रेस के लोग जाकर खड़े हुए, ये भी मुझे बताइए। जबकि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय भी व्यवस्था संभालने के लिए संघ के लोग आए थे। जब हमारे देश के अंदर जब भी जरूरत पड़ी उस समय जब भी विपदा आई खास करके तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य संगठन के लोग खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस दूर रही। कांग्रेस अपने को दरवाजे के अंदर रखी, बाहर तक नहीं निकली। तो जो खुद ग्रसित हो, मानसिक विकारों से जो स्वयं ग्रसित हो, उसके लिए क्या चिट क्या फट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये राजस्थान की हालात पे कभी नहीं बोलते। जब सरेआम किसी की हत्या कर दी गई और ये उसको पे कार्रवाई करने की वजह से ये लोग वापस हो गए, सरेंडर कर गई सरकार, तो निर्भर करता है आशीष जी, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के अंदर जो भी हो, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हो या मुस्लिम पक्ष के लोग हो, या अगर वो कोई भी गलती करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियां को खास करके एक होना चाहिए और एक मत से बोलना चाहिए, जो हमारे देश के अंदर दिखता नहीं है। जब हम कोई कार्रवाई की बात करेंगे तो लोग कहेंगे क्या कि भाई देखिए भाजपा मुसलमानों को दबा रही है, ये विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं। आप पूछिए कि जब विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे थे तो कर्नाटका चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस एक क्यों नहीं हुए? इसलिए ये मनगढ़ंत बातें हैं और ये कहते रहेंगे, तभी जाकर इनको कुछ सहानुभूति मिलेगी और इनको कुछ वोट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि किसी खास वर्ग को खुश कर हम अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हम उनके खिलाफ काम करेंगे। ठीक है उपाध्याय साहब, जिस तरह से कहीं ना कहीं 2024 का आम चुनाव सिर पर है,
और कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा टारगेट 2024 का आम चुनाव है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कर्नाटक के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उसकी झलक दिखाने का प्रयास किया है, ये बात करके। देखिए, ये तो पार्टी है, पार्टी के प्रवक्ता अच्छी तरह बता सकते हैं कि भी क्या किया है और इसके परिणाम क्या है। नहीं, हम आप बात भी एक करते हैं वरिष्ठ जनता पत्रकार में हैं, मैसेज क्या विश्लेषक जाए। हैं, देखिए, विश्लेषक के मैसेज तौर क्या पर कैसे देखते हैं? नहीं, विश्लेषक के तौर पर मैं यही बता रहा हूं आपको कि जनता के बीच में जो मैसेज जाएगा वो गलत जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि हम बैन कर देंगे बजरंग दल को, देखिए किसी भी संगठन को बैन करने का जो एक सिस्टम है वो संविधान है। अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, संविधान उसको सजा देगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन घोषणा पत्र में आप छाप रहे हैं कि भी हम तो बंद कर देंगे, बैन कर देंगे बजरंग दल को, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग। और यही देखिए, पीछे भी आपने जब कांग्रेस सत्ता में थी तब एक नया शब्द आया था, मतलब भी भगवा आतंकवाद, यानी हिंदुओं को डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे समुदाय के बिल्कुल नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी हिंदू और हिंदुत्व तो सनातन नहीं है, हमारी प्रायोरिटी आप हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं। तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि जो बहुत समुदाय वो कहता है ठीक है आपका माई बाप यही है, इसकी शरण में चले जाइए और यहीं से अपना सत्ता को पा लीजिए। ठीक है, तो कारण रहा होगा। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने की थी कि बिना हिंदुत्व के अब राजनीति नहीं हो सकती। मैं भी इस बात को बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूं। आपको हिंदुत्व इख्तियार करके कोई ये सोचे कि हम सत्ता में आ जाए, वो संभावना नहीं है। बीजेपी ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हिंदुत्व आज की तारीख में मुद्दा जरूर है और हिंदुत्व के नाम पर वोट भी मिलता है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं भरत सिंह जी से। मैं उपाध्याय साहब बीच में रोक रहा हूं आपको, एक बार मैं जवाब ले लेता हूं भरत सिंह जी से। भरत सिंह जी, जो उपाध्याय साहब बात कह रहे हैं कि ये हिंदू कार्ड वाला मसला है, हालांकि एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हम कभी भी, आप भी लंबे समय से हमारी चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं, कभी भी हम धर्म की या जाति की ना तो चर्चा करते हैं और ना ही कभी ऐसे सवाल पूछते हैं। लेकिन आज क्योंकि मुद्दा एक ऐसा है, बजरंग दल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी की बात करता है, हिंदू कम्युनिटी की वो कहीं ना कहीं तमाम जो मसले हैं, मुद्दे हैं उठाने की, वो बात करता रहता है। लेकिन आपने जिस तरह से वादा कर दिया बैन लगाने का, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? आप इस बात को समझिए, हम बजरंग के विरोध में नहीं। अगर बजरंग दल हिंदुओं की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, मैं उसके विरोध में करता ही नहीं। हम इस विरोध में है कि जब वो नफरत की राजनीति करता है, नफरत फैलाता है, तो जाति धर्मों को आपस में लड़वाता है और दंगे जैसी स्थिति करवाता है, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए कि नहीं? ऐसे वो तो आप तमाम संगठनों की बात कीजिए ना, कि ऐसे जो भी संगठन होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें खुल के नाम आ रहा है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में अगर बजरंग दल का नाम आ रहा है और लोग चाहते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ ना कि आशीष जी, अगर कर्नाटक की जनता को ये अगर मंजूर नहीं होगा तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। अगर ये कर्नाटक की जनता को मंजूर होगा तो ये भाजपा को नुकसान होगा। तो भाजपा को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि नहीं, बजरंग दल की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हम जिसको अपना सब कुछ सौंप दिए हैं और उसके पीछे जो है कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, ये भाजपा को सोचने में मजबूर होगा ना। अब हम तो नहीं कह रहे कि पूरे देश में बजरंग दल को हमने जो है बैन की बात करें। वहाँ पे परिस्थिति ऐसी कुछ आई है, आई होगी, वहाँ की जनता ने अगर मांग की है, अगर जनता के बीच में परसेप्शन में गया है तो वहाँ की जनता सोचेगी। और अगर इनको इतना ही अगर लग रहा है कि ये गलत है तो जाए कोर्ट में जाएंगे। जब भाई अगर हमारी सरकार बन रही, यानी कि ये कहीं ना कहीं इनको ये हताशा मिली है,
दिख रहा है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और हम कोकते कर रहे हैं कि भाई हमारी कांग्रेस वहाँ पे अपने दम पे सरकार बना रही कर्नाटक में। क्योंकि ये देखिए, अब ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, अब ये जो है धर्म जात की बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके गालियां गिरा के 51 बार हमको गाली दी गई है। अरे आशीष जी, इस देश में जो भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेचारे तो एकदम मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो किसी को कुछ बोलते ही नहीं थे। इतना देश के प्रधानमंत्री, अब के देश के प्रधानमंत्री वादे करते हैं, झूठे करते हैं, सही करते हैं, जो भी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह काम पे विश्वास रखते थे, लेकिन उनको फिर भी भाजपा के लोग गालियां दिया करते थे। ठीक है, तो देखिए राजनीति में जब भी कोई शीर्ष स्थान पे बैठता है तो उसको इस तरह से गालियों का भी सौगात मिलता है। फूलों की सौगात लेने के लिए आप तो तालियां बजवाते हैं, तो गालियों की भी सौगात लेना सीखिए। ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जवाब दे दीजिए भरत सिंह जी की बातों का। देखिए, भरत सिंह जी एक बात कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान की बात करेंगे या फिर अन्य प्रकार की बात करेंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की घोषणा की गई है, इससे साफ पता चलता है कि इनका प्रीत किसके प्रति है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इनको किसकी अपार आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब से कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति शुरू की है, तब से लगातार कांग्रेस का पतन होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है। आज जो ये बार बार भरत सिंह जी कह रहे हैं आत्मविश्वास के साथ कि कांग्रेस अपने दम पे सरकार बना रही है, तो मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, ये विपक्षी एकता वाली बात कहाँ गई? जिसके लिए बिहार के मुखिया बार बार दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर किसी ने किसी के लिए क्यों नहीं पद छोड़ा? किसी ने किसी के लिए क्यों नहीं अपने उम्मीदवार हटाए? सब मिलकर लड़ रहे हैं और सब फिर मिलकर लड़ेंगे और सब फिर अलग रहेंगे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो राज्य की संपदा के बारे में सोचेगा, जो राज्य को संपन्न बनाने के बारे में सोचेगा, जो राज्य में रोजगार देने की बात करेगा, उसके साथ वहां के लोग जुड़े रहेंगे। इन्होंने पूरा पॉलिटिकल एंगल को ही बदल दिया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी कर स्पष्ट इस चीज को दिखा दिया कि भैया विकास हो चाहे ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 2047 में जो इस्लामिक स्टेट बनाने की जो बात की जा रही थी, उसमें हम आपको पर्स में पंख जरूर लगाएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। ये चीज उन लोगों ने बता दिया और जनता समझदार है, जनता समझती है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और जिस प्रकार के हुजूम और जिस प्रकार की उमंग देखने को मिल रहा है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जो आ रहे हैं सिर्फ अपना लिटमस टेस्ट करने आ रहे हैं, उनको बस अपने आप को जीवित रखना है वहां की राजनीति में और देश की राजनीति में। इसलिए और किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी जैसे शख्स के ऊपर भी कोर्ट द्वारा उनको सजा दी जा सकती है और उनकी संसदीय मान्यता भी समाप्त हो सकती है। तो जो एक नया ट्रेंड हमारे देश के अंदर आया है और जो ये बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आखिर ये लोकतंत्र को खतरे में ले कौन जा रहा है? इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के पार्टियां जो घोषणा पत्र में जातीय उन्माद और हिंदू मुसलमान की चर्चा करती है। देखिए, हम पे लोग आरोप लगाते रहे हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, मौत के सौदागर हैं। आप बताइए, जब से देश में ये पार्टी आई है तब से कहां ऐसी घटना घट गई? लेकिन गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ही सबसे ज्यादा घटनाएं घटी हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली उठा लो या फिर अन्य जगह को उठा लीजिए, पंजाब उठा लीजिए। आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कानून सबके सामने नतमस्तक है। एक बदमाश को छुड़ाने के लिए पूरी व्यवस्था नतमस्तक हो गई और उसको पकड़ नहीं पाई। तो इससे साफ पता चलता है कि उनकी इच्छा शक्ति कितनी है और ये करना क्या चाहते हैं। मैं आशीष जी एक बात आपको और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अंडरलाइन कराना चाहता हूं कि आप राजनीति में राजनीतिक तथ्यों को लेकर हमारा विरोध कीजिए। विचारधाराएं अगर अलग हो सकती हैं, लेकिन सनातनियों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना कहीं ना कहीं आपसे भी प्रमाण मांगा जाएगा। जिन्होंने राम का प्रमाण मांगा, आज देश में देखिए उनकी क्या स्थिति हो गई है। जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी, आज उनकी स्थिति देख लीजिए क्या हो गई है। मैं उस पर जा नहीं रहा, लेकिन मैं अपने धर्म को लेकर इसलिए सजग हूं
और इसलिए सजग हूँ, आस्था रखता हूँ। हर वक्त हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की क्या आवश्यकता है? क्या किसी मुस्लिम को देखा है कि टीवी पर बैठकर अपने धर्म की बुराई करता हो? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन हिंदू में ऐसे जैतन जरूर मिलते हैं जो अपने धर्म को नीचा दिखाकर तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये दुखद है और इससे मैं खेद प्रकट करता हूं कि हम दोबारा इस प्रकार की चर्चा पे हिस्सा ना लें। बिल्कुल उपाध्याय साहब, तुष्टीकरण की ओर जा रहा है कहीं ना कहीं कर्नाटक का चुनाव, यही कहने की कोशिश थी राहुल जी की भी। देखिए, राहुल जी का कहना इस समय इतना क्रिटिकल पीरियड था कि कांग्रेस के लिए अवसर था कर्नाटक में सरकार बनाना। ऐसे बहुत सारे सर्वे भी आ रहे थे, लेकिन अपने पैरों पर अगर कोई खुद कुल्हाड़ी मार गए उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा खासा चुनाव चल रहा है, आप मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, मुद्दों पर चुनाव लड़ते। क्या जरूरत थी कि ये हम हिंदू को बैन कर देंगे या दूसरे बजरंग दल को बैन कर देंगे? तो ये सब चीजें मैसेज चला जाता है, उसके बाद आप करेक्शन करते रहिए। आपने घोषणा पत्र में छाप दिया, मैसेज चला गया, बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। वो पहले ही ये चाहती थी कि भी इलेक्शन होना चाहिए, सिर्फ धर्म के नाम पर होना चाहिए, और आपने उनकी मुराद पूरी की है। तो उसके लिए आप जो जिम्मेदार हैं, आप कहते हैं वो उन्माद फैलाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक ये बिल्कुल, मैं उपाध्याय साहब आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की आप इसको इलेक्शन मैनेजमेंट का एक पॉइंट ऐसा कह लीजिए कि अगर चुनाव अच्छा भला जा रहा होगा तो कोई ना कोई एक नेता आकर ऐसा बयान दे देगा, या पार्टी के स्तर पर कई बार इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है जिससे बड़ा डेंट पार्टी को लग जाता है। और ये भी क्या लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हो गया है आज? कई राज्यों में ऐसा देखा गया कि जब भी इलेक्शन अच्छा चल रहा है, जीतने की संभावना बढ़ रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, किसी को ठीक कहा, और वो बयान भी ऐसा बेतुका बयान होगा। इस समय कर्नाटक में जहां पूरे देश में मैसेज जा चुका है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही है। अरे मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे थे, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी आप फ्री दे रहे हैं, बिजली देंगे, ये कर। अरे उसको ये जरूरी नहीं था। मैं नहीं समझता ठीक ठाक के लिए बजरंग दल को बैन कर दें। इसके ऊपर बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें आप इलेक्शन लड़ सकते थे, और आपका इलेक्शन अच्छा चल रहा था, कैंपेन अच्छा चल रहा था, प्रचार अच्छा हो रहा था। क्या जरूरत पड़ गई? प्रश्न खड़ा होता है कि जानबूझ के तो नहीं किया जाता है। ठीक है, जो बयान आते हैं वो जानबूझ के दिए जाते हैं। नहीं, हमें तो राजनीति करनी नहीं। और देखिए, कहीं ना कहीं बजरंगबली का नाम हो, भगवान राम का नाम हो, तो सनातन की आस्था जुड़ी, और बजरंग दल के बारे में अच्छी तरह जाना जाता है। क्योंकि पहले जैसे नमाज पर पढ़ी जाती थी, सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता था, उसके बाद बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया चौराहों पर, सड़क पर, लोगों को, सरकार को परेशानी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि वक्त का अभाव है। भरत सिंह जी के पास भी जाना है मुझे। भरत सिंह जी, आज चुनावी घोषणा पत्र में आपने कर्नाटक के लिए कई और भी बड़े वादे किए, लेकिन एक ऐसे वादे ने उन तमाम बिंदुओं को, तमाम दूसरे वादों को पीछे कर दिया, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कांग्रेस के लिए एक चिंता का सबक ना बन जाए पूरे चुनाव में। दूसरा, क्या कर्नाटक के लिए आपने देश में कांग्रेस की सियासत को दांव पर तो नहीं लगा दिया? ऐसा तो नहीं कि एक कर्नाटक राज्य के लिए जो आपने ये वादा कर दिया, ये आगे चलकर देश की सियासत में आपके लिए मुश्किल भरा खड़ा हो जाए कदम? और घोषणाएं कर्नाटक की जनता की इस विषय को छोड़ के इस विषय को लिया गया, और आज इस पे जो है बहस हो रही है। देखिए, अपने अपने राज्यों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, और वहाँ जरूरत होती है उस हिसाब से
मांग के हिसाब से काम किया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आशीष जी, क्या होगा अगर वहाँ कर्नाटक की जनता अगर ये चाहती है कि ऐसे संगठनों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, तो क्या भाजपा ये देश में सोचेगी नहीं? क्या उसे ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हम गलत है? लेकिन भाजपा बिगलाई क्यों? बिगलाई इसलिए है और बौखलाई इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि इन्हीं के कंधों पे रख के जो है बंदूक चला। अब तो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे जो है लोकल इशू पे लड़ रहे हैं, वहाँ की जनता के इशू पे लड़ रहे हैं। 40% कमीशन जो है सरकार वहाँ 40% कमीशन खाने वाली सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा के जितने नेता चाहते हैं उन्हें क्या पता है कर्नाटक में क्या हो रहा है, और पता भी है तो उसका जो है कट ऑफ मनी जो है दिल्ली पहुंचता है तो आके बूथ के रखते हैं और क्या कहते हैं पता है आपको कि नहीं यहाँ पे तो हिंदुओं को खतरा है। वो कहते हैं कि नहीं जो है देश के मंत्री को गाली दी जाए। अरे चुनाव कर्नाटक के ठीक है मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो गया है। राहुल आनंद जी जल्दी से चाहूंगा 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दे दीजिए अपना। देखिए आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि लोग में आस्था पे भरोसा रख के खास करके जो सही है उसका चुनाव करने की कोशिश करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रामक बातें करते हैं और जो खास करके अपने धर्म के लोगों को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं, इनसे कुपात्रों से बचने की बहुत बहुत आवश्यकता है। चलिए ठीक है उपाध्याय साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। मेरे से पूछा जी, फाइनल कमेंट आपका 20 सेकंड में जल्दी से। देखिए ऐसा है, इस समय विवादित मुद्दों से बचा जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि क्या कारण रहे कि विवाद पैदा कर दिया और इसका असर थोड़ा हो ज्यादा हो देखने को जरूर हो। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।